हेलो दोस्तों। मेरा नाम है तरुण बिष्ट। मैं एक छोटी सी बुक शॉप चला रहा हूँ पिछले करीब 20 सालों से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और मेरा काम है एशियंट इंडियन एजुकेशन मेथडोलॉजी यानी वैदिक स्कूल पे। अब सवाल ये होता है, वैदिक स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों वैदिक स्कूल आज के समय के सिस्टम को समझने के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? अब पहले ये समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का काम हमेशा अपने सोशल लीगल सिस्टम को जस्टिफाई करना होता है। जैसे अगर आज की डेट में इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही पढ़ाया जाएगा कि प्रोस्टिट्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और एक समाज के लिए प्रोस्टिट्यूशन क्यों बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री भी, इतिहास भी एक्चुअली उसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है जैसे सोशियोलॉजी किया जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी का हिस्सा है इतिहास। और तभी हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि जितने भी इतिहास में बड़े बड़े इम्पीरियलिस्ट राष्ट्र आए जिन्होंने छोटे छोटे राष्ट्रों को जीता और एक बड़े राष्ट्र की स्थापना की, वो बड़े बड़े राष्ट्र गोल्डन पीरियड के तौर पे पढ़ाए जाते हैं। जबकि छोटे छोटे सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी सिस्टम वाले राष्ट्र हमें अंधकार युग के तौर पे पढ़ाए जाते हैं। वहीं पे हम जहाँ पे साइंसेज अगर में देखते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंसेज में देखते हैं, क्योंकि साइंसेज और मैथ्स हमें स्कूल ऑफ रीजनिंग के आधार पे पढ़ाए जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ नहीं। तो अगर हम स्कूल ऑफ रीजनिंग के आधार पे देखें, इन्वायरमेंटल साइंस के आधार पे, तो इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के ऊपर जब कुछ रिसर्च हुई तो उन्होंने पाया कि जितने भी बड़े बड़े इम्पीरियलिस्ट राष्ट्र बने, ये अपने साथ बड़े बड़े बाजारों के साथ आए और इन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट किया कि ये अपने पीछे सिर्फ रेगिस्तान और तबाही छोड़ के गए। जबकि जितने भी छोटे छोटे सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी सिस्टम वाले राष्ट्र थे वो ज़्यादा नेचर फ्रेंडली थे। एक अन्य उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि अभी जैसे हमारे प्रेजेंट में हमें ये बताया जाता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, मगर इसी को हम वैदिक स्कूल के आधार पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश जाने से हम और वो इंडियंस के आने से हमें आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी सिस्टम से मिलती है, लोगों से नहीं। सिस्टम हैंड ओवर हुआ था, गोरे गए और भूरे आ गए, लोग गुलाम के गुलाम रहे। अब गुलाम किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक स्कूल बोलता है कि जिसके पास न्याय नहीं है वो गुलाम है। यानी आज जो सिविलाइज सिस्टम में भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस भर अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ है, वो गुलाम यानी शूद्र है। क्योंकि एशियन सिविलाइज सिस्टम में शूद्र को ही गुलाम कहा गया था। अब एक पूरा का पूरा 95% लोग जो देश के हैं उनके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है प्रेजेंट एकेडमिक्स में या प्रेजेंट एजुकेशन मैथडोलॉजी में। तो इसलिए एशियंट इंडियन मैथडोलॉजी ज़्यादा यूज़फुल है आज के समाज को समझने के लिए। अभी इसको समझने की शुरुआत हम आस्था से कर सकते हैं। आस्था से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि मानवीय आस्थाओं को समझने के लिए वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। अब आस्था कहते किसे हैं? मानव निर्मित हर एक विश्वास को वैदिक स्कूल में आस्था कहा गया था। अब इसे हम सामाजिक आस्था के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि अभी हम सामाजिक आस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैरिज सिस्टम है, सामाजिक आस्था है। माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा ताऊ, जितने भी रिश्ते निकलते हैं मैरिज से निकलते हैं। करेंसी एक सामाजिक आस्था है कि लोग मानते हैं कागज का टुकड़ा करेंसी है, तो इसलिए वो करेंसी है। एक समाज मानता है उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वैल्यू है। सारा क्लास सिस्टम करेंसी से निकलता है। लीगल सिस्टम जब एक सामाजिक आस्था है। जब भी हम कानूनन बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल सत्य की रचना हमारा लीगल सिस्टम करता है, जिसे जस्टिफाई करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि किसकी क्या पोस्ट है, क्या पावर है। भाषा, हम आपस में
बात करने के लिए शब्दों को कि एक सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट किया भाषा कि इस शब्द का ये अर्थ है, उसी के आधार पे भाषा बनी। इसलिए भाषा का काम भी हमेशा हमारे सिस्टम को और सिस्टम के बिहेवियर को जस्टिफाई करना रहा है। जैसे हम आमतौर पे समाज में यूज़ करते हैं कि गाय दूध देती है। दरअसल गाय दूध देती नहीं है, हम गाय से दूध छीनते हैं। मगर हमने ये सोशली एक्सेप्ट कर लिया कि गाय दूध देती है क्योंकि गाय के माध्यम से ही हमें दूध प्राप्त होता है। तो हमारी लैंग्वेज में आया कि गाय दूध देती है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज का काम हमें जस्टिफाई करना है, हमारे सिस्टम को और हमारे सोशल बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। वैसे ही राष्ट्र एक सामाजिक आस्था है जिस पे ये सारी सामाजिक आस्थाएं लागू होती है और जो सब मिलकर एक सामाजिक भ्रम की रचना करती है, यानी सोशल मेथडोलॉजी की रचना करती है, जिसके आधार पर एक समाज सोचता है या एक सामाजिक सत्य की रचना करती है। क्योंकि जैसे शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है और बाकी पूरी दुनिया झूठ है। क्योंकि जो हमारा सामाजिक भ्रम है वो ही हमारे सामाजिक सत्य की रचना करता है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि ये सोशल मेथडोलॉजी लागू कौन करता है, किसके ऊपर लागू होती है। तो इसका जवाब है अहम ब्रह्मस्य, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही हूँ जो ये सारे सोशल बिलीफ्स कैरी करता है। मैं ही हूँ ये सारे सोशल मेथडोलॉजी अपनाता है, कैरी करता है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ। मगर सिर्फ मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ वो समाज भी वो सारे सोशल मेथडोलॉजी जो हमारी सामाजिक सोशल मेथडोलॉजी है वो कैरी करता है, यानी सामाजिक भ्रम कैरी करता है। तो हर इंडिविजुअल जो समाज का हिस्सा है वो भ्रम है। और यहीं से सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है, यहीं से राष्ट्रीयता की भावना शुरू होती है, जहाँ पे हमें अपनी इन्वॉल्वमेंट पता चलती है समाज में, कि हम समाज में क्या भूमिका निभाते हैं, ये पता चलती है। सृष्टि की कल्पना ने सृष्टिकर्ता की परिकल्पना को जन्म दिया। सृष्टि मतलब जो समाज हमने बनाया या जो सामाजिक भ्रम की हमने रचना की, उसी ने, मगर वो रचना किस आधार पे हुई, वो हुई नज़रिए के आधार पे, दर्शन के आधार पे, कि किस नज़रिए के आधार पे हमने अपना सोशल सिस्टम बनाया। तो इसमें आ जाता है कि सबसे पहले आता है समानतावादी नज़रिया, जिसे हम शैविक दर्शन या प्रगतिवादी दर्शन या निर्गुण दर्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ईश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पॉपुलर हुआ। तो अब जब भी समानता के आधार पे सामाजिक भ्रम यानी सोशल सिस्टम की रचना होती है, तो हमेशा जनसभाओं के साथ आता है। जैसे विदत गढ़ सभा समिति, जिसे गणतंत्र भी कहा गया, पंचायत महापंचायत, पौर महापौर, जनपद महाजनपद, ये सारे जनसभा वाले सिस्टम है। यहाँ जन जंगल जमीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी, पूरे समाज की प्रॉपर्टी थी, पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं थी। यानी यहाँ पे पैसा इतना पावरफुल नहीं था कि नेचुरल रिसोर्सेज को खरीद सकें। यहाँ पे जनसभा रूल करती थी। एक उम्र के बाद हर मर्द औरत जनसभा का हिस्सा बनता था। जनसभा स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करती थी। स्थिति कहते हैं स्पेस प्लस टाइम को, किस स्पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन के साथ उसने वो एक्ट किया, उसके आधार पर न्याय होता था समानतावादी दर्शन अनुसार। वैष्णव दर्शन यानी नायकवादी दर्शन यानी द्वैत दर्शन में समाज दो हिस्सों में बटा होता है। राजा और जमींदार की अलग नागरिकता होती है, आम जनता की अलग नागरिकता होती है। तो द्वैत दर्शन में हमेशा समाज दो वर्णों में बटा होता है, यानी दो नागरिकताओं में बटा होता है। जैसे शैविक सिस्टम में एक उम्र के बाद या प्रगतिवादी दर्शन में एक उम्र के बाद हर कोई जनसभा का हिस्सा होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ राजा या जमींदार रूल करता है, तो यहाँ पे राजा और जमींदार की अलग नागरिकता है, आम जनता की अलग नागरिकता है। वैसे ही ब्रह्मा दर्शन, जो बहुईश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं इसे, और इसे पूंजीवादी दर्शन भी कहा जा सकता है कंटेम्प्रेरी में। तो ये मोह माया के साथ आता है, यानी पैसे, करेंसी और लॉबी के साथ आता है।
तो यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस लॉबीज रूल करती है और डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ के प्रमुख मिलके रूलिंग करते हैं। तो ये 12 मेंबर वाली परिषद के साथ आता था एशियन में, और यूरोप में इसे कैपिटल काउंसिल भी कहते हैं। तो ये 12 मेंबर वाली व्यावसायिक परिषद के साथ आता था। रोमन काउंसिल हो गई, ग्रीक काउंसिल हो गई, यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। इस क्योंकि ये सिविलाइज सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे लिखित नागरिक कानून लागू है। तो लिखित नागरिक कानून हमेशा कट्टर होते हैं, क्योंकि वो बिना स्थिति के लागू होते हैं, बिना स्पेस और टाइम के लागू होते हैं। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि कोई टेररिस्ट या नेता जब भड़काऊ भाषण देता है तो चीज़ों को बिना स्थिति के बोलता है, बिना स्थिति के चीज़ें कट्टर सुनाई देती हैं। फिर दूसरा ये है कि ये सिविलाइज सिस्टम के साथ लिखित नागरिक कानूनों के साथ आते हैं। तो जब भी लिखित नागरिक कानून आते हैं, हमें न्याय के लिए पे करना पड़ता है, हमें कोर्ट फीस, वकील की फीस पे करनी पड़ती है ताकि अपने लिए न्याय खरीद सकें सिविलाइज सिस्टम में। तो आज की तरह प्राचीन सिविलाइज सिस्टम में भी जो अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ था, जिसके पास न्याय नहीं था, उसे गुलाम यानी शूद्र कहा गया है। इसलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम हिस्ट्री में ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। ना ही इंडिया में ब्रह्मा सिस्टम की ज़्यादा पूजा होती थी, ना ही यूरोप में कोई रोमन या ग्रीक काउंसिल गॉड्स को याद करता था। तो ये डिफरेंट 12 गॉड्स वाले सिस्टम्स आते हैं। इनका मानना था बहुत सारी अलग अलग शक्तियों की वजह से हमारी सृष्टि की रचना हुई, इसलिए हमारी सृष्टि के लिए अलग अलग ईश्वर जिम्मेदार है बहुईश्वरवादी सिस्टम में। तो इसमें जल जंगल ज़मीन पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त की चीज़ होती है। मतलब आप पैसे के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज को खरीद सकते हो। पैसा इसमें सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि पैसे के माध्यम से आप कुछ भी खरीद सकते हो। अब इसके बाद आता है नास्तिक सिस्टम। नास्तिक सिस्टम अब आमतौर पे कहा गया ब्रह्मा सिस्टम में, क्योंकि ये सिविलाइज सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ था उसे शूद्र कहा गया, और यहाँ पे ब्राह्मण कहा गया। जैसे आज की डेट में गजेटेड ऑफिसर से ऊपर की पोस्ट, ये सब ब्राह्मण कहलाए। और फिर उसके बाद आपका बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, इन्हें वैश्य बोला गया, और क्षत्रिय बोला गया रूलिंग क्लास को। तो एशियन सिविलाइज सिस्टम आज के सिविलाइज सिस्टम की तरह 4 क्लास सिस्टम तो बनाती ही है। अब इसके बाद आया नास्तिक सिस्टम। नास्तिक सिस्टम कहा गया मिले जुले सिस्टम्स को, मिले जुले सोशल सिस्टम्स को, जैसे बुद्धिज्म, डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल, काल अशोका अजात शत्रु। हम किसी को भी देखते हैं तो डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आता है। चारवाक, डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल। अर्थशास्त्र, डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल। मनुस्मृति, डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल। तो ये सारे सिस्टम मिक्स सिस्टम है, इन्हें अनआइडियल सिस्टम्स माना गया है, या अनआइडियल सिस्टम की श्रेणी में डाला गया है, जो एक से ज़्यादा दर्शन के साथ आता है। इसलिए इन्हें मौका परस्त सिस्टम भी कहते हैं, कि मौका पड़ता ही अपना नज़रिया बदल लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम, जो रेनेसा के साथ आया। रेनेसा में जितने भी प्राचीन सामाजिक आस्था थी, चर्च के हाथ से सारी पावर छीन ली गई थी, और चर्च के हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें दी थी, बर्थ, डेथ और मैरिज। क्योंकि मैरिज सिस्टम ऐसा है जिससे परिवार या ये सब संस्थाएं निकलती है। अब सोशल एथिक्स के लिए हमारा प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम अच्छा नहीं था, क्योंकि सोशल एथिक्स इंडिविजुअल लैंड के साथ मर्ज नहीं करते। इंडिविजुअल लैंड, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम में इम्पोर्टेंट है, और तो वो फैमिली के साथ अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करती। आप इंडिविजुअलिटी अपनी फैमिली के अंदर घुसाएंगे तो रातों रात फैमिली टूट जाएगी। तो इसलिए फैमिली के लिए हम अभी भी प्राचीन अनसिविलाइज सिस्टम्स पे डिपेंड है अपने फैमिली एथिक्स के लिए। हम अपने प्रेजेंट सोशल एथिक्स, मतलब इंडिविजुअल लैंड, अपने घर के अंदर नहीं घुसाते। एक ही ज़मीन पे खड़े हुए लोग एक परिवार कहलाते हैं, और परिवार इंडिविजुअल लैंड पे खड़ा नहीं हो सकता। तो अब ये आया दोहरे शासन के साथ। इंडिया में वारेन हेस्टिंग के साथ आया, ये 1782 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे के आधार पे लोगों को बांटा गया उनके एशियंट बिलीफ्स पे। जैसे तो जो जिनके एशियंट बिलीव, एशियंट इंडियन सिस्टम्स थे, उन्हें
हिंदू धर्म की कैटेगरी में डाला गया, यानी एंग्लो हिंदू एक्ट की। हिंदू धर्म एंग्लो हिंदू एक्ट को कहते हैं, जिसके आधार पे हमें आज के समय में ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज़ जिन्हें हिंदू कहा गया उन्हें नागरिकता मिलती है। वैसे ही मुस्लिम्स को शरीयत इस्लाम के हिसाब से नागरिकता मिली, क्योंकि शरीयत लिखित नागरिक कानून के साथ आता है, जबकि मोहम्मद इस्लाम डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल में आता है, वो स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करते हैं। वहीं पे क्रिश्चियनिटी को भी न्यू टेस्टिमेंट के हिसाब से जो रिटन लीगल सिस्टम वाले सिस्टम है उसके आधार पर नागरिकता उसमें बांटा गया। अभी एक तो हमारा प्रेजेंट सिस्टम हम पे पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे लगा के हमें अलग अलग नागरिकताओं में बांटता है, और यहाँ पे जो सिस्टम द्वारा लगाए गए पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे को मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं उन्हें फांसीवादी कहा गया, और जो उन्हें सिस्टम द्वारा लगाए गए पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे को ना मानने का ड्रामा करते हैं उन्हें लिबरल कहा गया। दोनों ही एंड ऑफ द डे प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम के गुड कॉप और बैड कॉप है, जो उस सिस्टम की रक्षा करते हैं जिसमें आम आदमी के पास न्याय नहीं है। यानी 95% देश के पास न्याय नहीं है, 95% देश शूद्र है, गुलाम है, इसलिए सिविलाइज सिस्टम को गुलाम बनाने वाला सिस्टम कहा गया। हमारा 1947 में अंग्रेज़ तो चले गए मगर अपना सिस्टम छोड़ गए। हमारा अंग्रेजी सिस्टम हैंड ओवर हुआ था, यानी सिविलाइज सिस्टम हैंड ओवर हुआ था, और आज़ादी सिस्टम से मिलती है, लोगों से नहीं। इसलिए गोरे गए भूरे आ गए मगर सिस्टम नहीं बदला। इसलिए अभी भी प्रेजेंट सिस्टम को अगर हमें समझना है तो हम एशियंट इंडियन एजुकेशन मेथडोलॉजी के आधार पर ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन मेथडोलॉजी में तो 95% देश के लिए कोई शब्द ही नहीं है जिनके पास न्याय नहीं है। तो बेसिकली जितने भी नास्तिक सिस्टम है वो किसी गॉड के साथ नहीं आए, वो मैनिपुलेशन के साथ आए। तो अभी ये 4 दर्शन के आधार पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम बांटता है, मगर ये मानव निर्मित चारों सिस्टम सिर्फ सोशल सिस्टम तक ही नहीं है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो कॉफ़ी हाउस जहाँ पे वर्कर्स ही मालिक है, एक अलग मॉडल मिलता है हमें। वहीं पे लाला कंपनी एक अलग मॉडल मिलता है जो सुपरवाइज़र के माध्यम से चलाया जाता है। राजा लाला किसको क्या रेट देता है सब, या सुपरवाइज़र किसको क्या रेट देता है, ये पावर डिक्टेटरशिप बेसिस पे चलाया जाता है मैनेजमेंट में भी। और कैपिटलिस्ट सिस्टम ये कॉरपोरेट के साथ आता है, यहाँ पे एकदम अलग मॉडल है। तो ये तीनों मॉडल तीनों अलग अलग सिस्टम्स के साथ आते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में भी मैनेजमेंट में। वहीं पे कंप्यूटर्स में भी ल्यूनिक्स है इक्वलिटी बेसिस पे, एप्पल है डुअलिटी बेसिस पे, और विंडोज़ है ओपन मार्केट के तौर पे। तो अलग अलग सिस्टम्स हमेशा एशियन प्रेजेंट में भी जो सोशल सिस्टम या किसी भी तरीके के कोई सिस्टम बनते हैं तो इन्हीं दर्शनों के आधार पे बनते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इन्हीं दर्शनों के आधार पे सोचता है। ये हमारे वैदिक स्कूल का मानना था। अभी क्योंकि हमारी पुरानी जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब इन्हीं के आधार पे लिखे गए। अब यहाँ पे कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। इवन अगर हम ये देखें कि ये अलग अलग मॉडल्स हैं, मगर यहाँ पे ये दर्शन कैसे काम करते हैं तो हम वही देखेंगे कि यहाँ पे दर्शन को ही ईश्वर कहा गया, जिसके आधार पर अलग अलग सोशल सिस्टम का डिवीजन हुआ। इंडिया में हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता मिलते थे, तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं के बीच में भी एक यही एजुकेशन सिस्टम था जो कॉमन था, और इसी एजुकेशन सिस्टम के आधार पे अलग अलग देवताओं को या अलग अलग देवताओं के साथ आने वाले सिस्टम को अलग अलग दर्शनों के आधार पे कैटेगराइज किया गया। और यही कारण था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही तरीके के प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब एक ही एजुकेशन मैथडोलॉजी से निकले। इवन पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड में जापान चाइना वगैरह में भी सेम मैथडोलॉजी पहुंची। यहाँ पे किसी ने जाके वहाँ पे कब्जा नहीं किया, वहाँ पे लूटपाट नहीं मचाई। वो एजुकेशन उन्होंने एक दूसरे की एजुकेशन मैथडोलॉजी अपनाई। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एकजुट था जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन मैथडोलॉजी। जैसे आज यूएस यूके एजुकेशन मैथडोलॉजी पूरी दुनिया में लागू है, तो पूरी दुनिया एकजुट है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन मैथडोलॉजी। मतलब माइंड सेटअप एक ही काम करता है। और अब अगर हमें इससे बाहर निकल के अपने
सोशल ट्रुथ से बाहर निकल के अगर चीज़ों को समझना है, प्रेजेंट सोशल ट्रुथ से बाहर निकल के, तो हमें दूसरी एजुकेशन मेथडोलॉजी अपनानी पड़ेगी जो स्कूल ऑफ रीजनिंग के आधार पे हो। अभी हमारे, अगर मैं एकेडमिकली देखूं तो मुझे एकेडमिकली कोई फंडिंग नहीं मिल सकती, या किसी भी बंदे को एकेडमिकली कोई फंडिंग नहीं मिलेगी चीज़ों को री इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जिसमें हिस्ट्री भी आता है वो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के आधार पे पढ़ाया जाता है। वो मतलब कि पुराने सिस्टम्स को गालियां देने के लिए दुनिया भर की फंडिंग है, मगर पुराने सिस्टम को समझने के लिए कोई फंडिंग नहीं है। और यही कारण है कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम या प्रेजेंट मेथडोलॉजी के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री को समझ सकें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री वैदिक मेथडोलॉजी के आधार पर लिखी है। हमारे जो ग्रंथ हैं वो वैदिक मेथडोलॉजी के आधार पर लिखे हैं, प्रेजेंट मेथडोलॉजी के आधार पर नहीं। क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन मेथडोलॉजी तो देवताओं को भी अंधविश्वास मानता है, ईश्वर को भी अंधविश्वास, मतलब दर्शन को भी अंधविश्वास मानता है। और यही मुख्य कारण है कि हमारा सिस्टम हमारे एशियंट हिस्ट्री को या फिर एशियंट एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी उसमें स्पेस ही नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सके या उसे समझ सके, क्योंकि वो उनके आधार पे नहीं लिखा गया। और ना ही हमारे सिस्टम में स्पेस है, क्योंकि हमारा सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम एक दूसरे को जस्टिफाई करने के लिए बने हैं, ना कि नॉलेज देने के लिए।